गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लेकर आए हैं यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 11 और 12 भूगोल विषय के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं ताकि आपको घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन मिल सके। आज हम बात करेंगे भूगोल के सामान्य परिचय की बात करेंगे, क्योंकि हम जैसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे 11th और 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उससे पहले हम भूगोल का एक सामान्य परिचय कर लेते हैं। भी भूगोल है क्या, उसके बारे में जानकारी लेनी है। तो देखो, हम हर बार की तरह इस बार भी चर्चा कर रहा हूँ कि कक्षा 10 तक यानी कि माध्यमिक स्तर तक आपने जो कक्षा भूगोल पढ़ी है वो एक सामाजिक विज्ञान के विषय के घटक के रूप में आपने भूगोल पढ़ी है। उसमें आपने विश्व और उसके अनेक भागों की जानकारियाँ आपने प्राप्त की है। लेकिन अब हम यहाँ एक स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें भौतिक पर्यावरण, मानवीय क्रियाओं और उनके अंतर संबंधों की बात में यहाँ जानकारी हम प्राप्त करेंगे। देखिए, किसी के मन में आ रहा है भूगोल हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम धरातल पर रहते हैं और धरातल पर रहते हैं तो हमारे आसपास का जो परिस्थान है, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो हमें अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। चाहे हम आदिम काल की बात करें, जब मानव समाज एक वृक्षों के पौधों पर और खाद्य वृक्षों पर और पशुओं पर आश्रित था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी तकनीकी का विकास किया और वही खाद्य वृक्ष कृषि कहलाए, और वही जो पशुपालन था, वही जो पालतू पशु थे, उसके धीरे धीरे पशुपालन शुरू हो गया। अब बात करते हैं अपने भी, जब ये इतना विकास हुआ उसके बाद वर्तमान जो विश्व है उस आदिम मानव की तुलना करें वर्तमान विश्व से तो काफ़ी भिन्न है, काफ़ी उसमें भिन्नताएं आ चुकी है, काफ़ी विषमताएं आ चुकी है। जब मानव ने पहली बार कृषि, जैसे बताते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया से शुरू की थी, अब मानव जो है उसकी उत्पत्ति मध्य एशिया या दक्षिणी एशिया माइनर से मानी जाती है। उसने धीरे धीरे पूरे विश्व की ओर अग्रसर हुआ। वहाँ उसने अपने उस वातावरण के साथ समायोजन किया, उस वातावरण के साथ समायोजित होकर अपने आप को उसके अनुकूलन बनाया। अब उस समय और वर्तमान स्थिति में काफ़ी विषमताएं हो गई है। अब जिस तरह जहाँ वो रहा वहाँ की उसने सभ्यताएं विकसित की, वहाँ का उसने सांस्कृतिक लक्षण अलग अलग प्रकार के विकसित किए। अब जिस जगह मानव ने रहा वहाँ अलग अलग प्रकार के उसमें शारीरिक बनावट के लक्षण अलग होते हैं, उसकी सांस्कृतिक सभ्यताएं, उसकी सांस्कृतिक क्रियाएं भी अलग अलग होती है। तो इस प्रकार की विषमताएं हमें देखने को मिलती है। इसकी जानकारी हमें प्राप्त करने के लिए हमें भूगोल पढ़नी चाहिए। अलग अलग भौतिक पर्यावरण, इस पृथ्वी के अंदर भूआकृतिक जो लक्षण है वो हमें अलग अलग जगह देखने को मिलती है, उसकी जानकारी हमें प्राप्त करनी चाहिए। भूगोल आपको धरातल की विभिन्नताओं एवं समय एवं स्थान के आधार पर या संदर्भ में ऐसी विभिन्नताएं के उत्पन्न करने वाले कारकों को जानने या उसका शोध करने की एक शक्ति या एक क्षमता प्रदान करता है। भूगोल हमें इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि हमें एक मानचित्र यानी कि ग्लोब के माध्यम से कौन सी आदर्शीय चीज़ें भी अपने जान सकते हैं भी, ये कहाँ इनकी लोकेशन या अवस्थिति इनकी कहाँ है। GIS के माध्यम से, हम कंप्यूटर कार्टोग्राफी के माध्यम से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अतुलनीय ज्ञान हमें एक अच्छे जानकारी की तरफ लेके जाता है। इसलिए हमें भूगोल पढ़नी चाहिए। हमें भूगोल इसलिए पढ़नी चाहिए कि आसपास जो हमारा पूरा विश्व है उसमें कितनी प्रकार की प्रजातियां हैं, जो मानव सभ्यताएं वो कितनी प्रकार की मानव सभ्यताएं रहती है, इसकी भी हमें जानकारी मिलती है। हमें भूगोल इसलिए पढ़नी चाहिए भी, पर्वत, पठार, महाद्वीप, समुद्र, सागर वो कितने प्रकार के हैं और कहाँ अवस्थित है, इनकी हमें जानकारी मिलती है, इसलिए हमें भूगोल पढ़नी चाहिए। अब हम बात करते हैं भूगोल क्या है। भी किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए भी, वो विषय है क्या, क्योंकि हम इसको एक विषय के रूप में पढ़ेंगे। तो भूगोल क्या है इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी हमारा आवास है। ये हमारा ही आवास नहीं है, बल्कि ये जो यहाँ छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं उन सभी का आवास है। क्योंकि जो धरातल है, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी समतल नहीं है, मतलब इसकी जो सतह है वो एक जैसी नहीं है हर जगह।
कहीं इसकी सतह में पर्वत है तो कहीं पठार है, कहीं पहाड़ियाँ हैं तो कहीं घाटियाँ हैं, कहीं नदियाँ हैं तो कहीं सागर है, कहीं वन है तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं मैदान है। इस प्रकार कहीं उजाड़ भी है। इस प्रकार की स्थिति हमारे इस धरातल पर है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर ये भौतिक विषमताएं इस प्रकार की पाई जाती है। अब हम बात करें कि भौतिक विषमताओं के साथ साथ यहाँ मानवीय विषमताएं भी पाई जाती है। जो सांस्कृतिक लक्षण है वो भी अलग अलग प्रकार के हैं। यहाँ जो सांस्कृतिक लक्षण है, जो सभ्यताएं हैं वो भी अलग अलग प्रकार की है। अलग अलग लोगों की भाषाएं हैं, अलग अलग वेशभूषाएं हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग रीति रिवाज हैं। इसी आधार पर मानव ने जो ग्रामीण सभ्यताएं विकसित हुई है वो अलग प्रकार की है, मानव द्वारा नगरीय सभ्यताएं विकसित हुई है वो अलग प्रकार की विकसित हुई है। मानव ने रेल बनाए हैं, मानव ने सड़कें बनाई है, मानव ने पतन बनाए हैं, मानव जितने भी जो भी तत्व बनाए हैं उन सब का अध्ययन किस में करते हैं? हम भूगोल में करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यही हुआ, एक तो भौतिक वातावरण, प्लस सांस्कृतिक, भौतिक वातावरण और सांस्कृतिक लक्षणों का जो हम संबंध ज्ञात करते हैं वही तो क्या है? भूगोल है। यानी कि इंटर रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर, यानी कि प्रकृति और मानव के बीच में जो हम संबंध ज्ञात कर रहे हैं वही तो इसको भूगोल के अंतर्गत लेते हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? भूगोल क्या है? भूगोल किसका वर्णन है? भूगोल प्रकृति का वर्णन है। भूगोल क्या है? भूगोल प्रकृति का अध्ययन है। भूगोल किसका वर्णन है? भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हम आपको इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम बात कर रहे थे भूगोल के बारे में, किस भूगोल क्या है उसके बारे में हमने चर्चा की है अभी। अब हम बात करेंगे भी जो भूगोल है ये शब्द कहाँ से आया। भी कोई भी चीज़ है, कोई सब्जेक्ट बना है, कोई विषय के रूप में अगर किसी भी सब्जेक्ट को अपने पढ़ते हैं तो देखते हैं भी वो सब्जेक्ट कहाँ से आया, वो शब्द कहाँ से आया। तो भूगोल की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के ज्योग्राफी से हुई है। ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल। लेकिन ये ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? ये शब्द दिया था इरेटोस्थनीज, यूनानी विद्वान था इरेटोस्थनीज, जिसने अपनी पुस्तक लिखी थी ज्योग्राफिया। इसकी पुस्तक का नाम है ज्योग्राफिया। यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी थी ज्योग्राफिया, जिसने भूगोल के अध्ययन के लिए ज्योग्राफी शब्द का यूज किया था। यानी कि ज्योग्राफी शब्द उस समय प्रचलन में आया था। यह ज्योग्राफी शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? जी और ग्राफो। किन शब्दों से मिलकर बना है? जी और ग्राफो। जी का मतलब होता है पृथ्वी, यानी कि भूतल। इसको क्या कह सकते हैं अपने? भूतल, यानी कि पृथ्वी। ग्राफो का मतलब होता है जैसे कि ग्राफी यानी कि लेखन, आलेखन। जो भी प्राचीन काल से, यानी कि आज से 2000, 3000, 4000 वर्ष पूर्व से जो इन्होंने विद्वानों ने इसका अध्ययन किया, जो हमें लेखन के रूप में प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में हमें प्राप्त हो रहा है, जिसको हम पढ़ रहे हैं और आगे भी इसको अध्ययन करते रहेंगे, उसको कहते हैं ग्राफी, यानी कि आलेखन, यानी कि वर्णन करना। आलेखन के रूप में जो भी वर्णन हमें मिलता है उसको क्या कहते हैं? ग्राफी। तो दोनों को मिलके क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन। क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन। अब देखते हैं ये आपके क्योंकि आपकी नींव जो है ना वो 11th क्लास से ज्योग्राफी की स्टार्ट हो रही है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए भी जो ज्योग्राफी है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जी और ग्राफो से। जी का मतलब होता है भूतल या पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। आलेख के रूप में जो हमें पढ़ा हुआ, जो लिखा हुआ हमें मिला है उसका वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना। अब ये शब्द किसने दिया? ये शब्द दिया था इरेटोस्थनीज ने। ज्योग्राफी शब्द दिया था कौन सी पुस्तक में? ज्योग्राफिया नाम की अपनी पुस्तक थी। तो जो भूगोल का विकास है वो ग्रीक विद्वानों से शुरू होता है, उसके बाद रोमन्स आते हैं, उसके बाद इंडियन ये आ जाते हैं, अरब आ जाते हैं, ईरानी आ जाते हैं, उसके बाद वर्तमान में आधुनिक काल में जर्मनी है, फ्रांसीसी है, अमेरिकी भूगोलवेत्ता है या ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है। इन्होंने क्या है? भूगोल का आगे चलकर विकास किया। अब हम भूगोल के बारे में, भूगोल क्या है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की।
उसके बारे में ज्योग्राफी शब्द कहाँ से आया उसके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन अब भूगोल के बारे में परिभाषित करें तो भूगोल ज्ञान की वह शाखा या अनुशासन है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के तल यानी कि भूतल की वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है। ये शब्दों पे जाइए आप, भूतल, भूतल क्या है इसकी अपने चर्चा करेंगे अभी। किसकी व्याख्या की जाती है? भूगोल ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के तल यानी कि भूतल की वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है। भूगोल भूतल पर कहाँ की खोज करता है? कहाँ, ये वर्ड ध्यान देने हो गया, कहाँ की खोज करता है, यानी कि स्थान की बात कर रहा है। अगर स्थान यानी कि तल ही नहीं होगा तो भूगोल का अध्ययन कैसे करेंगे? तो ये स्थान की बात करता है, स्थान की खोज यानी कि कहाँ की खोज करता है एवं पृथ्वी के तल पर विभिन्न भागों में पाए जाने वाले भौतिक तथा मानवीय तथ्यों एवं घटनाओं के वितरण प्रतिरूपों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। ये भूगोल है। भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन है। ये कह सकते हैं अपने किसका अध्ययन है? पृथ्वी तल का अध्ययन है। ये दो नीचे जो परिभाषा है अपने इसकी अभी पढ़ेंगे, ये आपके कक्षा 11 के फर्स्ट लेसन में दी हुई है। ये भी याद करने वाली है कक्षा 11 के विद्यार्थियों को, ताकि ये कल को एग्जाम में पूछे तो अपने याद होना चाहिए। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। क्या है भूगोल का अध्ययन? उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय यानी कि प्रादेशिक रीजनल या क्षेत्रीय जो भी भिन्नता है एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र से, उसका अध्ययन करना क्या है? भूगोल है। दूसरी हम परिभाषा की बात करते हैं। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों की भिन्नता का वर्णन करता है। ये परिभाषा है अल्फ्रेड हेटनर की। ये हेटनर और ये हार्टसॉन, ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता था, ये जर्मनी भूगोलवेत्ता है। इन्होंने ये भूगोल की परिभाषा दी है। अब आपको समझ में आ गया, ये परिभाषा आपको याद करनी है ताकि 1 या 2 नंबर की परिभाषा ये आ सकती है। अब हम बात करेंगे भूतल, यानी कि भूतल में वो कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल होती है जिसका अध्ययन हम क्या करते हैं? भूगोल के अंदर करते हैं। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी है गोलाकार रूप में है। हमारी पृथ्वी एक गोलाकार रूप में है। इसको क्या कह सकते हैं अपने? स्फेयर, यानी कि जो भी गोल है या स्फेयर को अपने गोल या मंडलाकार है उसको स्फेयर बोल सकते हैं। तो पृथ्वी गोलाकार रूप में है, इसको अपने क्या बोला? स्फेयर। अब जब हम बात करें उस समय की जब पृथ्वी का यानी कि ब्रह्मांड का बिग बैंग सिद्धांत के माध्यम से ब्रह्मांड का एक चने के आकार के दाने का विस्फोट हुआ, जिससे वर्तमान का ये जो ब्रह्मांड का स्वरूप है वो सामने आया है। उस समय क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, नाभियन संलयन के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, उस ऊर्जा में कुछ पार्ट उससे टूटकर अलग हो जाता है। अब उसमें जो संलयन की प्रक्रिया वो बंद हो जाती है और वो पार्ट धीरे धीरे उसमें ऊर्जा उत्पन्न होने बंद होती है, तो ऊपर से वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे शीतलन का रूप लेता है। क्या लेता है? शीतलन, यानी कि ठंडा होता है। जैसे जैसे ठंडा ऊपर से ठंडा होगा, अंदर से गर्म है तो उसमें सलवटें पड़ेगी तो वो क्या है? सिकुड़ेगा तो क्या हो जाता है? कोई भी चीज़ सिकुड़ती है तो ऊपर का जो पार्ट है, कुछ पार्ट उसमें नीचे धंस जाता है, कुछ पार्ट उसमें उभरा हुआ रह जाता है। जैसे इस प्रकार से अब जो ये उभरा हुआ पार्ट रह गया, ये क्या बना? धरातल बना। ये क्या बना? वर्तमान का महाद्वीप बना। ये क्या बना? ये स्थलखंड बने। क्या बने? स्थलखंड। अब जो इसके अंदर जो धंसा हुआ भाग रह गया, ये जो धंसा हुआ भाग, इस धंसे हुए भाग में क्योंकि जब कोई चीज गर्म हो वो धीरे धीरे ठंडी हो रही है तो उसमें से गैस निकलेगी और लाखों वर्षों तक गैस निकलती गई ऊपर वायुमंडल में फैलने के कारण धीरे धीरे वो ठंडी होती गई और उस गैस को बूंदों के माध्यम से, उस गैस जो ऊपर फैली वो बूंदों के माध्यम से वापस धरातल पे आती है और वर्षा के कारण ये धीरे धीरे जो खड्डे थे, जो बड़े बड़े खड्डे थे वो भर जाते हैं और वो वर्तमान समुद्र का स्वरूप ले लेते हैं। तो ये क्या हुआ? इस पृथ्वी अपन बात कर रहे हैं भूतल की, भी हमें भूतल में किस चीज का अध्ययन करना है? तो हमें एक इस चीज का अध्ययन करना है भी, ये क्या है? स्थल। और ये क्या है? गोलाकार पृथ्वी है, इसको मंडल बोलेंगे तो इसको स्थल मंडल बोल देते हैं। स्थल को इंग्लिश में बोलते हैं लिथो और मंडल को क्या बोलते हैं? स्पेयर, यानी कि लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में किसका अध्ययन होगा? स्थल का।
तो इसको क्या बोल देते हैं, स्थल मंडल। यानी कि स्थल में क्या होगी, धरातल में क्या होती है, आकृतियां होगी। इसमें किसका अध्ययन करेंगे, इसमें हम पर्वतों का अध्ययन करेंगे, इसमें हम पठारों का अध्ययन करेंगे, इसमें हम नदियों का अध्ययन करेंगे, इसमें हम जो बहिर्जात और अंतर्जात बलों के द्वारा जो भी प्रक्रम प्रभावी हुए हैं उनसे जो आकृतियां बनी हैं उन भू आकृतियों का है। भू का मतलब हो गया, लिथो का मतलब स्थल, यानी कि भू आकृतियां। इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बोल सकते हैं जियो, और इसको मॉर्फिक, यानी कि ये सब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि स्थल मंडल का अगर अध्ययन करना है तो जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर का हम अध्ययन करेंगे, यानी कि स्थल मंडल का। तो एक ये पार्ट हो गया, अभी हम भूतल पर किसका अध्ययन करते हैं। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं यहाँ जल मंडल की। इसमें जो जल भरा, ये जो पार्ट 10वां पार्ट था, इसमें जो जल भर गया इसको क्या बोलेंगे, जल मंडल। क्या बोलेंगे, मंडल। तो जल क्या होता है, इसमें हम जल मंडल का अध्ययन करेंगे। जल का मतलब होता है हाइड्रो, और इसका मतलब हो गया स्फेयर, यानी कि इसमें हाइड्रोस्फेयर यानी कि जल मंडल। वर्तमान में अगर उसको सब्जेक्ट के रूप में देखें तो महासागरीय विज्ञान, इसको ओशियनोग्राफी बोलते हैं, महासागरीय विज्ञान का इसमें अध्ययन करते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आता है। एक चीज बार बार आपके आगे आ रही है, स्फेयर यानी कि मंडल। स्फेयर में मैं आपको बता दूं, ये जैसे स्फेयर है, यानी कि आकृति है त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होती है। एक होता है सर्किल, यानी कि वृत्त। सर्किल में 2 चीजें होती है, द्विविमीय होता है सर्किल, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, इसमें ऊंचाई नहीं होता। इसी प्रकार एक ये सर्किल होता है, इसका जो ये पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सर्किल, यानी कि परिधीय भाग, वृत्त का जो चारों ओर का जो परिधीय भाग है इसको बोलते हैं वलय। ये द्विविमीय होता है। तो अपना जो स्फेयर, इसको त्रिविमीय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऊंचाई भी है, यानी कि गहराई, और लंबाई और चौड़ाई, इसलिए इसको स्फेयर बोलते हैं। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो हम इसमें जलमंडल का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम कह रहे हैं जो भी गैसें वर्तमान जो धीरे धीरे वो धरातल ठंडा हो रहा था, ये ठंडा कब होना शुरू हुआ, ये अलग हुआ था जो उससे लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी सूर्य के पार्ट से अलग होती है। उसके बाद ये धीरे धीरे ठंडी होती है और अपनी जो गैसें हैं वो वायुमंडल में छोड़ती है, और चुंबकीय बल के कारण वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती, इसलिए वापस धीरे धीरे ठंडे होकर बूंदों के रूप में इसी पृथ्वी पर वापस बरस जाते हैं, और समुद्र जल भरने के बाद वे समुद्र बन जाते हैं। वो जो वायु या एटम, जो कण, जो वायु के कण जो वर्तमान में धरातल से थोड़े ऊपर बिखरे हुए रूप में होते हैं, या फिर हम उसको ये कह सकते हैं कि जो वायवीय कण या एटम पार्ट है, वायु के कण जो पृथ्वी के चारों ओर फैले होते हैं, चारों ओर जो फैले होते हैं, यानी कि मंडलाकार रूप में पृथ्वी के जो चारों ओर एटम, वायवीय कण जो फैले हुए हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल। यानी कि वायुमंडल। इसको अगर पुस्तक इसमें बात करें सब्जेक्ट के रूप में, अगर इसको पढ़ें तो क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान में इसका अध्ययन करते हैं। तो हम बात कर रहे थे भूतल की, यानी कि भूगोल के अंदर भूतल का अध्ययन होता है, तो भूतल में ये तीनों चीजें आ गई, यानी कि इस चीज का अध्ययन हुआ। अब चौथी चीज, एक चीज और है जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, यानी कि जैव मंडल, यानी कि जो जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तीनों का जो संक्रमित क्षेत्र, जहां पे जीव अपने जीवन की संभावनाएं तलाशता है, जहां जीवन संभव हो सके, उसको क्या बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं। इसका जो पेरिफेरल एरिया होता है ना, वो लगभग 30 से 35 किलोमीटर होता है, यानी कि जो वायुमंडल है वो कम से कम 15 से 20 किमी पृथ्वी से ऊपर, और वो यही 5-10 से 15 किमी पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के अंदर का मतलब हो गया कहीं तो ये धरातल है, और उसके बाद ये समुद्र है, इसकी तलीय जो क्षेत्र है, इसका जो पेरिफेरल एरिया आ जाता है, ये लगभग 30 से 35 किमी का होता है। इसको जहाँ जीवन, जो जीव है अपने जीवन की संभावनाएं तलाशता है, जहाँ जीवन संभव हो सके, उसको बोल देते हैं जैव मंडल, बायोस्फीयर।
तो ये जैव मंडल हुआ। अब आपके समझ में आ गया, हमने यहाँ कहा था भूतल, ये जो सब वर्ड आया था भूतल यानी कि पृथ्वी, तो भूगोल में क्या है, पृथ्वी का वर्णन है। अब ये पृथ्वी है क्या, इसमें किस किस चीज़ को शामिल करते हैं इसके, अब ये चार चीज़ों का हम क्या शुरू से अध्ययन कर रहे हैं, चाहे ग्रीक रोमन से लेकर वर्तमान तक आ जाते हैं ना भूगोलवेता, आधुनिक काल से थोड़ा पहले, तब तक क्या है इस चीज़ का अध्ययन चल रहा था। तो फिर भी इस पर क्या आरोप लगना शुरू हुआ। अगर भी आरोप इसलिए लगा कि आप क्या है सिर्फ भौतिक पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हो, भौतिक आकृतियों का या भौतिक वातावरण का अध्ययन कर रहे हो, तो यह नॉन अप्लाइड सब्जेक्ट के रूप में इसका आरोप लगा भी आप अप्लाइड सब्जेक्ट के रूप में इसको कैसे दर्शाओगे। तो नॉन अप्लाइड के रूप में ऐसे लगा भी यह धरातल पे मानव रहता है, आप इसमें मानव को शामिल नहीं कर रहे हो, तो आप किसका अध्ययन कर रहे हो। तब वर्तमान भूगोलवेता यानी कि आधुनिक भूगोलवेता ने यह सोचा बीज अब व्यक्ति की जो प्रकृति है ना, मानव की प्रकृति वो ये होती है भी अब मानव जहाँ नहीं है तो वो उसको क्यों पढ़े। अभी वो अध्ययन कर रहा है, अभी यहाँ पर्वत पढ़ रहे हैं, पठार पढ़ रहा है, नदियाँ पढ़ रहा है, तो उसने ये सोचा भी हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं लेकिन इसका कोई मानव के साथ इसमें लिंक नहीं दर्शा रहे हैं और मानव को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा, तो हम क्यों पढ़ें। इसलिए फिर कुछ भूगोलवेताओं ने इसकी ओर प्रयास करते हुए इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव के भूगोल को भी शामिल किया, यानी कि जो अध्ययन हम करेंगे वो मानव को केंद्र में रखे हुए, यानी कि मानव को केंद्र में मानकर संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। ये बात भूगोलवेताओं ने, जैसे रेडजेल है उसने मानव भूगोल का संस्थापक रेडजेल को माना जाता है, क्योंकि रेडजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक लिखी थी जिसमें मानव भूगोल के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। उसके बाद हमबोल्ट आते हैं, उसके बाद कार्ल रिटर आते हैं, इन्होंने क्या किया मानव भूगोल को मानव भूगोल के बारे में भूगोल के अंतर्गत शामिल करने का प्रयास किया, उसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास किया। तो अब हम मानव को शामिल करते हैं। पहले तो ये था भी भौतिक वातावरण, सिर्फ भौतिक वातावरण का अध्ययन करना भूगोल है, लेकिन जब ये चला भी मानव इसमें शामिल नहीं है तो अप्लाइड सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें मानव को शामिल करना पड़ेगा। अब मानव इसमें शामिल हो गया, इसमें भौतिक आगे चलकर की भौतिक भूगोल से आगे चलकर धीरे धीरे मानव भूगोल का विकास हुआ। यानी कि अब क्या है, भूगोल का अध्ययन कैसे होना चाहिए भी मानव को केंद्र में रखते हुए अपने भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करें, तो हो गया भूगोल। यानी कि इनके दोनों का, मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए इसको इंटर रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर कहा जाता है, यही मानव भूगोल है। इसीलिए तो बाद में भूगोल की परिभाषा ये हो जाती है कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है जो मानव का निवास ग्रह है। ये कार्ल रिटर ने कही थी, जर्मनी भूगोलवेता है, भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन करना है जो मानव का निवास ग्रह है। तो भूगोल का अध्ययन क्या हो गया, मानव को इसमें केंद्र में रखकर हम संपूर्ण पृथ्वी का, उसकी विषमताओं का, उसके धरातल या स्वरूप का, उसके मानवीय सांस्कृतिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, तो वो क्या है, भूगोल है। इस प्रकार हमने यहाँ आपको भूतल यानी कि पृथ्वी में भूतल का अध्ययन होता है, वो भूतल क्या है उसके बारे में हमने यहाँ विस्तार से चर्चा की। आपको मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया होगा भाई ये भूगोल है क्या। अब अपने लास्ट में एक इसकी सारांश में कह सकते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें भूतल पर तथ्यों के स्थानिक वितरण यानी कि क्षेत्रीय वितरण, पारस्परिक संबंधों किसके साथ, पृथ्वी और प्रकृति और मानव के साथ, तथा उनके साथ मानवीय अंतःक्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यह लिखना भूल गया मैं, क्रमबद्ध क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, वही क्या है, भूगोल है। तो इस प्रकार से हमने भूगोल क्या है इस पे चर्चा की। पहले भूगोल शब्द, ये जो इरोटोस्थनीज है इसको भूगोल का जनक भी कहा जाता है, इसको भूमापन का जनक भी पिता कहा जाता है, क्योंकि इसने 7 अक्षांश और 7 देशांतरों में शुरुआत में पृथ्वी का एक नक्शा बनाया था, और इसी ने पृथ्वी की जो परिधि है
उसके बारे में अध्ययन किया था, उसके बारे में अपना पृथ्वी की परिधि के बारे में बताया था, जिसकी थोड़ी सी क्या विषमताएं त्रुटि रह गई थी लगभग 14% की। तो इन्होंने अच्छा प्रयास किया था। यानी कि ग्रीक रोमन से शुरू होता है भूगोल का अध्ययन और धीरे धीरे वर्तमान स्थिति में आके पहुंच जाता है। वर्तमान में जो आधुनिक भूगोल होता है, उन्होंने क्या है, मानव भूगोल को थोड़ा वेटेज देके भूगोल का अध्ययन करना शुरू किया था। इसलिए हम भूतल में मानव और भौतिक वातावरण दोनों को शामिल करते हैं, भौतिक क्रियाओं को और मानवीय क्रियाओं दोनों को शामिल करते हुए भूगोल का अध्ययन करते हैं। यही है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, यानी कि इन सब चीज़ों का हम समेटते हुए अध्ययन करेंगे, वही भूगोल है। मेरे हिसाब से अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे अब इस बारे में चर्चा करेंगे भी भूगोल, ठीक है, भूगोल का आपने क्या है, भूगोल के बारे में बता दिया, लेकिन भूगोल हम पढ़ें कैसे? यह आपने इसके बारे में बता दिया, लेकिन हम भूगोल पढ़ें कैसे? तो भूगोल का अध्ययन कैसे होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार इसका अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले लेंगे बच्चे। सही है। अब इसको मैं साफ करता हूं।